नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम यादें 2024 में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। गुजरता साल 2024 हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादें देकर जा रहा है और एक देश के नाते साल 2024 में भारत में भी कई बड़े प्रतिमान स्थापित हुए हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मोर्चे के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कैसा रहा साल 2024, आइए देखते हैं यादों के झरोखे से यादें 2024। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस साल विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। आबादी के लिहाज से भारत में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या में लोगों ने मतदान करके लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। तो दुनिया भर के पर्यवेक्षकों ने भी देखा कि कैसे भारत में लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। साल 2024 में ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। राजनीतिक जगत में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं। कैसा रहा साल 2024 सियासत के मोर्चे पर, देखिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र बिष्ट की यह खास रिपोर्ट। साल 2024 राजनीति के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास रहा है। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जनवरी महीने के अंत में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। इंडी गठबंधन की पहल करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने सहयोगी भाजपा और एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। जनवरी महीने के आखिरी दिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। फरवरी महीने की शुरुआत में 2 तारीख को चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। फरवरी महीने में दिग्गज नेता और मराठा क्षत्रप शरद पवार को उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा झटका लगा। भतीजे अजीत पवार की बगावत का सामना कर रहे शरद पवार की गुट को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया। मौसम में ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी और मार्च एनडीए के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आया। लोकसभा चुनावों के लिहाज से एनडीए खेमे के लिए चंद्रबाबू नायडू का ये बहुत अहम फैसला रहा। मार्च के महीने में एक और बड़ी घटना हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल महीने में देश भर में आम चुनावों का चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा था। पहले 2 चरण की लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में हुए। इसी महीने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने का इतिहास पीएम मोदी ने रच दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की जगह पहली बार राज्य में बीजेपी को सत्ता की अगुवाई का मौका मिला। मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान मिली। उधर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू फिर मुख्यमंत्री बने। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुखिया बने। 2024 का सफर जुलाई महीने तक पहुंच गया था। जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। सितंबर महीने में ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता में 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई। इधर अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जनता ने मत डाला। हरियाणा के नतीजों में सत्ताधारी भाजपा ने इतिहास रच दिया। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भाजपा नीत एनडीए को हराकर बहुमत हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। खास बात यह रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का
दिल्ली चुनावों के लिए गठबंधन नहीं हो सका। इधर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र लेकर जनता के सामने आए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई वर्षों से छाई सुस्ती के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। साल 2024 में कैसा घूमा अर्थव्यवस्था का पहिया देश में, देखते हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया। जनवरी मार्च तिमाही में 6.3%, अप्रैल जून तिमाही में 6.8% और जुलाई सितंबर तिमाही में 5.6% की विकास दर हासिल की गई। दूसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 3 सालों में भारत की औसत विकास दर 8.3% रही और आने वाली तिमाहियों में इसमें सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को साल 2024-25 के पूर्ण बजट को पेश किया। बजट में देश के विकास पर 48 लाख करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया, जिसमें 11,11,111 करोड़ देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ और 1.48 लाख करोड़ शिक्षा क्षेत्र, रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए दिए गए। बजट में पार्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का प्रस्ताव किया गया। इसमें निवेशकों को इंडेक्सेशन के साथ 12.5% अथवा 20% बिना इंडेक्सेशन के टैक्स पर विकल्प चुनने का अधिकार होगा। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार और आरबीआई के प्रयास लगातार जारी हैं। जनवरी से लेकर अब तक देश में महंगाई दर 6% से नीचे रही। जुलाई में खुदरा महंगाई दर इस साल सबसे कम 3.6% रही और सितंबर में सबसे ज्यादा 5.49% रही। आरबीआई ने इस साल भी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया और ये 6.5% पर बरकरार है। लगातार 11 बार से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई को अब नया गवर्नर मिल गया है। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली। सोने ने साल 2024 में 31% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स और निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। सेंसेक्स और निफ्टी ने इस साल अब तक करीब 10% का रिटर्न दिया है। 90 आईपीओज ने बाजार से रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए। साल 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर में 8.8 अरब डॉलर का निवेश आया। रेजिडेंशियल सेगमेंट में 50% और ऑफिशियल बिल्डिंग्स में 28% का निवेश देखा गया। कुल निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 65% रही। फिनटेक और यूपीआई ने नए मील के पत्थर तय किए। भारत का फिनटेक क्षेत्र तेजी से बढ़ा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने 20 बिलियन मासिक लेन देन को पार कर लिया। इससे वित्तीय समावेशन और कैशलेस भुगतान में इसकी भूमिका मजबूत हुई। रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ। भारतीय कंपनियों विशेष रूप से तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र से सफल आईपीओ लॉन्च किए। 90 कंपनियों ने पूंजी बाजार में 1.6 लाख करोड़ से अधिक जुटाए। अप्रैल से लेकर नवंबर तक देश में जीएसटी के जरिए होने वाला कुल कलेक्शन 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा। इस अवधि में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 9.3% ज्यादा रहा है। साल 2024 ने कारोबार जगत की मशहूर हस्ती रतन टाटा को हम सभी से दूर कर दिया। भारतीय कारोबारी दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में से एक रहे। टाटा समूह की 4 बिलियन की परिसंपत्ति को 400 बिलियन तक ले जाने और 26 कंपनियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का नायाब उदाहरण युगों युगों तक आसानी से नहीं मिलने वाला। साल 2024 में ही बुनियादी ढांचे की दिग्गज कंपनी एसआर ग्रुप के फाउंडर शशि रुइया का भी निधन हुआ। टॉलीवुड यानी दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर रखने वाले रामोजी राव भी इस दुनिया को रुखसत कर गए। रामोजी राव फिल्म सिटी और ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख रहे।
विकास के मोर्चे पर तकनीक का सबसे बड़ा योगदान है और भारत भी हर दिन बदलती तकनीक के साथ कदम ताल करता हुआ तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई साल 2024 में, देखिए मेरे सहयोगी असीम मिश्र की ये रिपोर्ट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश के
पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। विकास के साथ पर्यावरण संतुलन कैसे बनाया जाए, भारत इस दिशा में एक उदाहरण बनकर सामने आया है। इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाते हुए भारत ग्रीन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्लास्टिक पर रोक लगाना और वनों का दायरा बढ़ाना, भारत में तेजी से ये सारे काम हो रहे हैं। साल 2024 में भारत की नीतियों ने पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर कैसे बदली है तस्वीर, देखिए मेरे सहयोगी चंद्रशेखर की ये रिपोर्ट। 8 फरवरी को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था। इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या IBCA की स्थापना की घोषणा की। मार्च में दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया। देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2023 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है। 2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न और पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। 2024 में 37.4 बिलियन टन CO2 का वैश्विक उत्सर्जन हुआ। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। स्वस्थ भारत के मोर्चे पर बीते एक दशक में देश ने बहुत तेजी से काम किया है, जिसका असर जमीन पर चारों ओर दिखाई पड़ता है। शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों तक अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, तो सभी को सस्ता सुलभ इलाज भी मिल सके, इस बात पर भी तेजी से काम हुआ है। गुजरता साल 2024 स्वास्थ्य के मोर्चे पर कैसा रहा, देखिए मेरे सहयोगी नितेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से कई मायनों में खास रहा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 25 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण हो गया है। इस साल यूविन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीके का हिसाब भी रखेगा यूविन पोर्टल। और ऐप कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका लगेगा, ये सभी जानकारियां यूविन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। साथ ही आपके मोबाइल पर भी इसका SMS के जरिए अपडेट
और अलर्ट आता रहेगा। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए और नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश ना जाना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 11 एम्स में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत की। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी शुरुआत हुई। देश में स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में एक केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया। चिकित्सा उपकरणों के लिए गुजरात, तेलंगाना, असम और पंजाब में एंटी वायरल दवा खोज और विकास के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्रों की आधारशिला रखी गई। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन का निर्माण कर इतिहास रच दिया। ये उल्लेखनीय उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। ये अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के शोधकर्ताओं ने कार टी सेल थेरेपी विकसित किया है जो ल्यूकेमिया, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा नामक रक्त कैंसर पर प्रभावी है। FSSAI ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया। FSSAI ने बोतल बंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में किया शामिल। ये कदम उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। परंपरागत खेती के साथ तकनीक को जोड़कर बीते एक दशक में भारत ने खेती के मोर्चे पर एक नई इबारत लिखी है। भारत ने न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी काम बहुत तेजी से किया है। भारत की पहल पर अब दुनिया खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसा रहा साल 2024 खेती के मोर्चे पर, देखिए मेरे सहयोगी अनुज यादव की यह खास रिपोर्ट। कृषि, किसानों और ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलकर उसे विकसित मजबूत बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकताओं में रहा है। आज 2024 में भारत का कृषि उत्पादन न सिर्फ कई गुना बढ़ा है बल्कि कृषि और डेयरी उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों में भारत ने बड़ी पहचान बनाई है। मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए दिल खोलकर बजट में प्रावधान किए हैं। किसान और खेती में तकनीक और अनुसंधान की भूमिका को बढ़ाकर मोदी सरकार ने कृषि को घाटे की जगह मुनाफे का सौदा बना दिया। देश के करीब 65% आबादी जो कृषि और इससे जुड़े हुए कार्यों में लगी है, उससे आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा कदम बढ़ाया है। 2024 के अंत तक कृषि और ग्रामीण भारत में हुए कुछ बड़े कार्यों की बात करें तो कृषि में हुए डिजिटलाइजेशन ने इसकी तस्वीर को बदलकर रख दिया है। आज कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से उपज की लागत को कम कर उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग बदलते कृषि क्षेत्र की तस्वीर को दर्शाता है। कृषि के बजट और उत्पादन में बढ़ोतरी। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की बात करें तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट को 6 गुना बढ़ाया है। वर्ष 2013-14 में 21,900 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2024 में कृषि बजट 1,22,528 करोड़ रुपए का हो चुका है। सरकार ने बजट को बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात दी तो दूसरी ओर किसानों ने खाद्यान्न के उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। वर्ष 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,323 लाख टन पहुंचा। चावल उत्पादन रिकॉर्ड 1,073.25 लाख टन तक पहुंचा। गेहूं का उत्पादन 1,132.3
9 लाख टन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देश के करीब 11 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को न सिर्फ कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाया है, बल्कि सीधे किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3,46 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। अपने खून पसीने से देश के अन्नदाताओं ने उत्पादन को तो बढ़ा दिया, लेकिन उसकी उपज के अच्छे दाम मिले, इसके लिए 2 दर्जन से ज्यादा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना तक बढ़ाकर, कुछ फसलों पर उससे भी ज्यादा बढ़ाकर मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। कृषि उत्पादों के निर्यात में करीब 54% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया करवाना हो, कृषि चौपाल जैसे कार्यक्रमों से किसानों से सीधे संवाद की बात हो, ग्रामीण भारत में रह रहे गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाना, गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण, घर घर बिजली पहुंचाना, संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए स्वामित्व जैसी योजनाओं को लागू करना, ये मोदी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे आज 2024 के अंत में कृषि और किसान बड़े सम्मान के साथ देश के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हर साल की तरह 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में कृषि और किसानों को कई लाख करोड़ रुपए की सौगातें देने का काम जारी रखा है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी समृद्ध विरासत का लोहा दुनिया आज भी मानती है। कला, संस्कृति और धर्म के लिहाज से कैसा रहा गुजरता साल 2024, देखिए मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्र की एक खास रिपोर्ट। बाईस जनवरी 2024 भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा दिव्य भव्य नव्य श्री राम मंदिर में हुई। सदियों की प्रतीक्षा के बाद कोटि कोटि भारतवासियों की आकांक्षा ने भव्य आकार लिया और भारत ने प्रभु श्री राम मंदिर का उपहार समूची मानवता को दिया। 23 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किला मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम और अद्भुत शौर्य की कहानियों से दमक उठा। लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का बहुआयामी उत्सव पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित भारत पर्व का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करने वाला यह आयोजन देश के कोने कोने के जनजातीय नागरिकों की जीवन शैली, संगीत, कला और खान पान के बारे में जानने का अच्छा अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। 262 फीट लंबाई और 180 फीट चौड़ाई के आयामों के साथ 108 फीट ऊंची यह विहंगम संरचना दुबई के अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग के साथ अल रहबा के पास अबू मुरीखा में 27 एकड़ की विशाल जगह पर स्थित है। उन्नीस फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का भी अनावरण किया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार और विशेष रहा, क्योंकि इसका आयोजन धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में हुआ। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के डल झील किनारे शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को
युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। अयोध्या में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भव्य दिव्य मंदिर में हुई, तो इसके बाद की आई दीपावली बेहद खास रही। अयोध्या के दीपोत्सव ने इस बार 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए। अयोध्या के दीपोत्सव ने अपने गत वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए राम की पैड़ी के अलग अलग घाटों पर कुल 25,12,585 दिए जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह 26 नवंबर 2024 को शुरू हुए। संविधान दिवस के दिन संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। महोत्सव ने पूरी दिल्ली को पूर्वोत्तर भारत के विविधता भरे इंद्रधनुषी रंगों से भर दिया। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम महाकुंभ 2025 के सकुशल आयोजन के लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी पूजन और कुंभाभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने किला स्थित अक्षय वट में पूजा अर्चना की और बड़े हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने 11 नवनिर्मित कॉरिडोर, 25 जीर्णोद्धार मंदिरों के साथ साथ रेल पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रयागराज यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से संबंधित लगभग 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से महाकुंभ के आयोजन की दिव्यता और भव्यता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ प्रयागराज के विकास को भी गति मिलेगी। भारतीय सिनेमा ने साल 2024 में देश विदेश के मंच पर कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय फिल्मों और कलाकारों ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए, बल्कि भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा ने भी अपनी उत्कृष्टता की नई इबारत को लिखकर दिखाया है। फिल्मी पर्दे पर कैसा रहा गुजरता साल 2024, देखिए मेरे सहयोगी जया सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन फिल्म, संस्कृति और कलात्मक सहयोग के उत्सव के रूप में यादगार रहा साल 2024। कान फिल्म महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बना भारत पर्व का जश्न। 30 वर्षों में पहली बार भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट महोत्सव में सर्वोच्च पुरस्कार पाम डियोर के लिए नामांकित की गई। पायल कपाड़िया ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गईं। FTII के छात्र चिदानंद एस नायक ने लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए ला सिनिफ सेक्शन में पहला पुरस्कार जीता। ला सिनिफ प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार मानसी माहेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बनी हुड को मिला। यकीनन 77वां कान फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक साल का गवाह बना। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। वैश्विक और भारतीय सिनेमा के 9 दिवसीय उत्सव में जुटे दुनिया भर से फिल्म निर्माता, कलाकार और सिने प्रेमी। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इफी 2024 ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। इफी 2024 सिनेमाई विविधता और नवाचार का उत्सव रहा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक ने इफी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक जीता। इफी 2024 में लॉन्च हुआ भारत के प्रतिष्ठित लोक प्रसारक प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। शानदार कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मेल पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। लगातार दर्शकों को आकर्षित कर रहा है वेव्स।
वर्ष 2022 में सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को नवाजा गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए ऋषभ शेट्टी। फिल्म थिरुचित्रंबलम के लिए नित्या मेनन और कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। 14 दिसंबर 2024 को मनाई गई भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने दी राज कपूर को श्रद्धांजलि। 100वीं जयंती पर राज कपूर के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो केवल एक फिल्मकार नहीं थे, वे एक राजदूत भी थे। भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम राज कपूर ने किया। कपूर परिवार के सदस्यों ने राज कपूर की 100वीं जयंती का जश्न मनाने के लिए एक विशेष निमंत्रण के साथ प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राज कपूर की 100वीं जयंती पर कपूर परिवार ने राज कपूर की कुछ सबसे आइकॉनिक फिल्मों की राष्ट्रव्यापी स्क्रीनिंग के साथ महान फिल्म निर्माता के जीवन और कार्यों को याद किया। गोदरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन 15 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट लगातार सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने की इसकी तारीफ। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर्स की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। 2 दिसंबर को संसद के बाल योगी सभागार में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं और सांसदों ने फिल्म देखी। दुनिया भर में भारतीय फिल्मों का जलवा जारी है। भारतीय फिल्में भारत ही नहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। पुष्पा 2 द रूल ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया और अभी भी इसकी ताबड़तोड़ कमाई जारी है। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? कल की 2898 AD ने भी रचा कमाई का नया रिकॉर्ड। जान के अंदर दूसरी जान। भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2024 में दुनिया भर के मैदान पर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए तो भारतीय तिरंगे का मान सम्मान भी बढ़ाया है। ओलंपिक के पोडियम पर भारत ने इस साल तो इतिहास रच दिया तो कई खेलों के विश्व कप के खिताब हासिल करके भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी बादशाहत कायम की है। खेल के मैदान में साल 2024 की क्या रही बड़ी सुर्खियां, देखिए मेरी सहयोगी सुचित्रा की खास रिपोर्ट। साल 2024 भारतीय शतरंज के लिए मील का पत्थर रहा। इस साल आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका रहा जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस साल प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ी डी गुकेश, आर प्रगन्नानंदा, विदित गुजराती शामिल थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। भारत के डी गुकेश ने दिग्गजों को मात देते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश के लिए ये साल यादगार रहा। गुकेश सबसे युवा कैंडिडेट बनने के बाद सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने में भी कामयाब रहे। गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरिन को हराकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया और गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का यादगार प्रदर्शन देखने को मिला। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं निशानेबाजी में भारत ने पहली बार एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने में सफलता पाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।
अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में चले आ रहे पदक जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2024 में आयोजित हुए पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने सबसे अधिक पदक पैरा एथलेटिक्स में जीते। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल रहे। साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार रहा। बारबाडोस में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व चैंपियन बना और विश्व खिताब के लिए भारत का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंद पर 76 रन की पारी खेली और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। T20 विश्व कप जीतने के बाद ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता। इस जीत के साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। वहीं रोहन बोपन्ना युगल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले भी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। ये पहला मौका रहा जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। भारत ही नहीं, दुनिया के लिहाज से साल 2024 कई बड़े बड़े बदलाव लेकर आया। कई देशों के बीच संघर्ष से जहां दुनिया परेशान है, तो विश्व शांति के प्रयास भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई बड़े देशों के चुनाव ने न सिर्फ दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के लिए भी कई वैश्विक मंच पर हुए मंथन भी सुर्खियां बनते रहे हैं। गुजरता साल 2024 कैसा रहा दुनिया की बड़ी घटनाओं के लिहाज से, देखिए हमारी सहयोगी नूतन की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। साल 2024 में 24 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए। 2 साल बीतने के बाद भी इस युद्ध की विभीषिका में कोई कमी नहीं आई। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करता चला गया, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन भी रूस को कड़ी टक्कर देता दिखाई दिया। 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोट हासिल कर रूस के चुनाव में भारी जीत हासिल की। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला और बढ़ गया, जिसका असर रूसी सेना में भी देखा गया। युद्ध अनवरत चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच युद्ध विराम और शांति की आवाज भी उठती रही। शांति और बातचीत की सबसे बड़ी वकालत भारत की ओर से हुई। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। मौका था 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का। यहां पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। पीएम मोदी ने न सिर्फ रूस की यात्रा की, बल्कि उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। 24 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि समाधान का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है। हमें बिना समय बर्बाद किए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास संघर्ष की, जो पूरे साल दुनिया की चिंता का कारण बना रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजराइल के बदले की कार्रवाई शुरू हुई।
जो पूरे 2024 के दौरान जारी रही। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरुल्लाह बैरूत में आवासीय भवन पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया। वहीं दक्षिणी उपनगर दाहिया पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और अन्य हिजबुल्लाह कमांडर भी ढेर हो गए। ये संघर्ष 26 नवंबर तक चलता रहा और फिर अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ, जो अभी भी जारी है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस साल की एक बड़ी घटना अमेरिका में चुनाव भी रहे। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। कई कानूनी मामलों को झेल रहे ट्रंप ने जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी, तो वहीं इन चुनाव के लिए हो रहे प्रचार के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हुआ। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। 1 जुलाई से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया था। लेकिन इस फैसले के बावजूद बांग्लादेश के छात्रों और लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। सख्त कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद भी लोग नहीं थमे और शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। साथ ही उन्हें देश छोड़कर भी जाना पड़ा। साल 2024 जहां भारत के हिस्से बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर आया, तो गुजरता साल 2024 हमसे बहुत से ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा भी कर गया। इस साल किन बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। तो देखा आपने, साल 2024 हम सभी को और देश को बहुत सी खट्टी मीठी यादें छोड़कर गया है। आने वाला नया साल 2025 हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और हमारा देश आने वाले साल में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।